नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। और दंगल में आज हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा की राजनीति में जो उफान आ रहा है, चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में बड़े नेताओं की रैलियां देखने को मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दूसरी रैली थी और राहुल गांधी की आज ये पहली रैली। इससे कितने सियासी समीकरण बदले हैं, क्या मिजाज है, क्या मुद्दे हैं जो निकलकर बाहर आ रहे हैं, इन्हीं पर आज चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। तो हमारे दंगल के आज के अहम सवाल जिन पर हम चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की रैली से कितने बदले हैं समीकरण, ये हमारे आज के दंगल का बड़ा सवाल है। क्या हरियाणा की सियासत दलितों पर आकर ठहर गई है? क्या हरियाणा की सियासत दलितों पर आकर ठहर गई है? और क्या हरियाणा कांग्रेस में ऑल इज वेल है? जी हां, ये भी आज की चर्चा का अहम सवाल है, क्योंकि ये जानना और समझना जरूरी है कि हरियाणा की सियासत में बदले समीकरण क्या संकेत दे रहे हैं और क्या हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है या नहीं। क्योंकि ऑल इज वेल अगर नहीं है तो ये हरियाणा कांग्रेस की राजनीतिक समीकरण को कितना बदलेगा। ये सब चर्चा के लिए मेरे साथ आज कुछ खास मेहमान हैं। अजयदीप लाठर हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वीरेंद्र चौहान हैं, प्रवक्ता भाजपा से, और रमन सिंह हैं कांग्रेस से। लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, उनकी भाषण के अहम पॉइंट्स क्या थे, मोदी के भाषण की बड़ी बातें क्या थी। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनाएगी भाजपा, बड़ी बड़ी कंपनियों का सेंटर हरियाणा बन गया है, बीजेपी का संकल्प जो है वो पक्की गारंटी है, कांग्रेस ने कभी बेटियों की चिंता नहीं की, धारा 370 वापस लाना चाहती है कांग्रेस, हरियाणा भारत की मेडल फैक्ट्री है, हरियाणा के किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे, महिला सुरक्षा पर भी बात की, और दलितों पर कांग्रेस द्वारा हो रहे अत्याचारों की भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। आइए अब सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाल और दामाद और भ्रष्टाचार की बात भी की थी, एक बार वो भी सुनाते हैं आपको। 8 अक्टूबर के बाद भाजपा की नई सरकार एक बार फिर नौजवानों के लिए हजारों नए अवसर बनाएगी। यहां युवाओं को बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार मिलेंगे। याद कीजिए, 10 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था। आज जो नए वोटर है ना, 18 साल 20 साल के, उन्हें तो पता तक नहीं होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। जी हां, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि दलालों और दामादों से बचना है तो वो सिर्फ कमल बचाएगा। अब राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में क्या कुछ कहा, अग्निवीर पर बोले, खिलाड़ियों पर बोले, राहुल गांधी दलितों पर बोले हैं। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा। दलितों पर उन्होंने कहा कि 90 लोगों की सरकार में सिर्फ 3 दलित हैं। बीजेपी देश को बांटने का काम करती है। संविधान पर भी उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। हरियाणा नहीं, हिंदुस्तान बचाने की लड़ाई है। अग्निवीर योजना से सेना का मनोबल टूटा। अग्निवीर योजना से सेना में भेदभाव हुआ। अग्निवीर योजना ने जवानों की पेंशन छीनी।
खिलाड़ियों पर भी उन्होंने कहा सारे के सारे एथलीट खत्म कर दिए, महिला खिलाड़ियों के साथ गलत किया। किसानों पर भी राहुल गांधी ने कहा कि मैं हरियाणा के किसान को जानता हूं, मैंने खेती की है और बीजेपी ने किसानों से उनका हक छीना है। राहुल गांधी ने डंकी की बात की कि हरियाणा के युवा बाहर जाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि हरियाणा में रोजगार नहीं है। आइए सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने दलितों पर क्या कहा और फिर डंकी या फिर युवा जो बाहर जा रहे हैं उन पर उन्होंने क्या कहा। आइए सुनाते हैं। सरकार को 90 लोग चलाते हैं, सेक्रेटरी कहलाते हैं, 3 दलित हैं, आबादी 15%, 90 में से 3। पिछड़ों की आबादी कम से कम 50%, 90 में से 3। होने कितने चाहिए? 45 अगर आप आबादी से जाओ, नहीं 3। और बजट कितना संभालते हैं? आदिवासी जिनकी 8% आबादी है, 100 रुपए में से 10 पैसे का बजट संभालते हैं। दलित 100 रुपए में से 1 रुपया संभालता है। ओबीसी 100 रुपए में से 5% संभालता है। नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा की सरकार ने सिस्टमैटिकली इस देश का जो रोजगार का सिस्टम है उसको खत्म किया है। वो जो युवा अमेरिका गए हैं, छोटे से घर में 20-25 एक कमरे में रह रहे हैं। एक वहां पे था जिसको एक्सीडेंट हो गया, चल नहीं पा रहा है। उसकी मां मुझे कहती है, राहुल जी मैं तो बेटे से मिलना चाहती हूं। मैं कहना नहीं चाहता था, कैसे मिलोगी? वो 10 साल के लिए वापस नहीं आ सकता। तो बच्चे चिल्ला रहे हैं, माताएं चिल्ला रही हैं, पूरा परिवार चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में रोजगार नहीं। तो बिल्कुल अहम मुद्दे जिन पर आज हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। अजयदीप लाठर, सबसे पहले आप ही के पास आती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और राहुल गांधी की रैली किस तरह से बदल रहे हैं हरियाणा राजनीति के सियासी समीकरण, आपको लगता है? क्योंकि अब वक्त बहुत ही कम बचा है, 5 तारीख में और 3 तारीख को जो प्रचार थम जाएगा। इस वक्त अगर मैं कहूं तो पीक पर है चुनावी जो मौसम है। प्रधानमंत्री अजयदीप जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही जी। देखिए नवजोत जी, प्रधानमंत्री गोहाना में आए तो उसमें उन्होंने सीधा और साफ लफ्जों में कहा कि हम ये करेंगे। उनको उस तरीके से अपना रिपोर्ट कार्ड हरियाणा सरकार का रखना चाहिए था कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। अब वही चीज केंद्र की है, ना तो उन्होंने केंद्र की चीजों का हरियाणा के संबंध में जिक्र किया और ना ही उन्होंने वो तमाम चीजें रोजगार के मामले पे या कानून व्यवस्था के मामले पे वो सारी चीजें उन्होंने जनता के सामने नहीं रखी जो बीजेपी ने 10 साल में यहाँ अगर कुछ किया है तो उनको रखना चाहिए था। अब राहुल गांधी 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तो राहुल गांधी तो देखो जो भी वादे उनके हैं या जो भी हरियाणा में 10 साल में समस्याएं रही हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं जिनको मुद्दा बना सकते हैं, उन्होंने उन सभी चीजों को आज टच किया है। कोई भी ऐसा पॉइंट उन्होंने नहीं छोड़ा, चाहे वो डोंकी के रूट का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो हरियाणा की कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई चीजें हो। मतलब राहुल गांधी ने देखिए 10 साल कोई पार्टी सत्ता से बाहर है तो वो कोशिश करती हैं कि वो आए और उनकी सत्ता बने, उनको राज मिले। और उन्होंने लोकसभा चुनाव में जैसे कांग्रेस और बीजेपी 5-5 सीटों पर रह गए थे हरियाणा में, उसके बाद राहुल गांधी में भी शायद जोश है और वही जोश। लेकिन दलितों वाली जो राजनीति है, दलित पर आकर जो राजनीति दोनों पार्टियों की कहीं ना कहीं दिख रही है, उसको किस नजर से देखेंगे अजयदीप? नवजोत जी, भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी ने की थी तो उसके अंदर भी उन्होंने एकदम सीधा और स्पष्ट
जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था और वो दलित और पिछड़ों को, ओबीसी को, उनके और आदिवासी को उनके पूरे अधिकार मिले। राहुल गांधी शुरू से जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते रहे हैं और उसी लाइन पे उन्होंने लोकसभा के चुनाव में भी सेम पूरे देश में जहां जहां गए उसी बात को कहा। और हरियाणा में भी जब वो, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी ने ओबीसी मुख्यमंत्री दिया है, तो उसकी काट क्या है? उसकी काट, जब तक राहुल गांधी यहाँ पिछड़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, उनकी जनसंख्या के बारे में बात नहीं करेंगे, उनसे उनको मिलने वाले बजट के बारे में बात नहीं करेंगे, दलितों के बारे में बात नहीं करेंगे, तो उनको अपने पाले में कैसे लेके आएंगे? बिल्कुल। और एक बड़ा परसेंटेज है दलित वोट बैंक, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वीरेंद्र चौहान जी, क्या देख रहे हैं आप? राहुल गांधी के भाषणों की बात हमने की, जो पॉइंट्स उन्होंने टच किए, वो नशे की बात हो या फिर युवाओं के डंकी से बाहर जाने की बात हो, दलितों की बात हो, और प्रधानमंत्री की रैली भी हुई है, उसका जिक्र भी मैंने किया है। वीरेंद्र चौहान। देखिए नवजोत जी, मेरा ऑडियो मिल रहा है आपको? जी बिल्कुल क्लियर। हाँ नवजोत जी, मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी हरियाणा आए और हरियाणा में आकर उन्होंने किसी भी प्रतिपक्ष की दल के नेता की तरह अपनी बात रखी, इसमें कोई संदेह नहीं। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाना का ही काम कर सकता है कोई प्रतिपक्ष का नेता, उन्होंने उठाए जी। लेकिन जो रोचक बात है, जो साधारण हरियाणवी जिसको समझता है, आपको और आपसे, मुझसे और अजय जी से भी वो बात छिपी हुई नहीं है कि राहुल गांधी अधिकांश सवालों में खुद ब खुद फंसते हुए भी देखे जा सकते हैं, महसूस किए जा सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा 90 जो है सेक्रेटरीज हैं, हाँ जी, उनमें 3 ओबीसी हैं जी, 3 दलित हैं, थोड़ा सा बजट संभालते हैं। अब जैसे ही राहुल गांधी ये सवाल खड़ा करते हैं, तो क्या नवजोत जी राहुल गांधी अपने सवाल में खुद नहीं घिरते? साधारण से साधारण व्यक्ति को पता है कि सेक्रेटरी के लेवल पर कोई भी आईएएस ऑफिसर वो 10 साल में नहीं पहुंचता। भाजपा की सरकार तो 10 साल से है। और यूपीएससी में जो सिलेक्शंस होती हैं या प्रमोशन की जो पद्धति है, वो जाति के हिसाब से किसी को उठा के आगे कर दो, पीछे कर दो, ऐसा कोई मैकेनिज्म भी नहीं है जी। तो भाई अगर कोई ओबीसी या दलित टॉप लेवल पर नहीं पहुंचे हैं, वो सेक्रेटरी के लेवल पर नहीं गए हैं, तो इसके लिए उत्तरदायी नरेंद्र मोदी जी या भाजपा की सरकार को ठहराया ही नहीं जा सकता। वो कुल मिलाकर के जाने अनजाने में हमें घेरने के चक्कर में आत्मघाती काम कर रहे हैं। वो जो सवाल उठा रहे हैं, बूमरैंग होकर के उनकी गर्दन पर पड़ रहा है। जो रोजगार का सवाल उन्होंने उठाया, राहुल गांधी भूल गए कि हमसे ठीक 10 साल पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार के सरकारी नौकरियों के आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं, भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े आपके सामने रखता हूं। बराबर बराबर लगभग दोनों सरकारों ने काम किया, दोनों पार्टियों ने। कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में पक्की सरकारी नौकरियों का आंकड़ा वो 85-86 हजार से ऊपर गया नहीं। हमने उसकी तुलना में लगभग 2 गुनी सरकारी नौकरियां दे दी। और अगर चुनाव की प्रक्रिया वो 20-25 दिन एडवांस नहीं होती, तो हम नवजोत जी इस आंकड़े को हम 2 गुना से ज्यादा पार कर गए होते। तो भाई हमने आपसे अधिक पक्की सरकारी नौकरियां दी, आपको तो ये सवाल हम पूछ ही रहे हैं, चौक चौराहे पर भी पूछ रहे हैं, आंकड़ों के साथ पूछ रहे हैं कि जब आप सत्ता में थे तब आपसे पत्थर फूटे नहीं, तब आपसे कोई कीर्तिमान बनाए नहीं गए, और अब आप उन्हीं सवालों को उछालकर हरियाणा की जनता से फिर से जनादेश मांग रहे हो। जो परखा हुआ हो, जो पचाया हुआ हो, जो देख रखा हो, जिसकी करतूत लोगों ने हरियाणा के पता हो, भाई नवजोत जी, हरियाणा के लोग भोले हो सकते हैं, बोले नहीं हैं, भोले हो सकते हैं, बावड़े नहीं हैं। वो उस कांग्रेस की काट की हांडी को दोबारा नहीं चढ़ाएंगे सत्ता के चूल्हे पर। जिस कांग्रेस पार्टी ने नौकरियों में जातिवाद, क्षेत्रवाद और झोले की संस्कृति को फैलाया, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने नवजोत जी नौकरियां इनसे ज्यादा दी, बिना खर्ची पर्ची के दी। और ये जिन 1.25 लाख लोगों को
ठेकेदारों के चंगुल में फंसा कर गए थे, हमने तो उनकी भी रिटायरमेंट तक की नौकरी की सुरक्षा का इंतजाम किया है। वीरेंद्र ऐसा चौहान, रिलीफ अब करने इसका के- जवाब ले लेते हैं रमन सिंह से। एक जी। बार थोड़ा सा मौका दीजिए। रमन जी, कहिए अपनी बात। वीरेंद्र चौहान ने काफी कुछ गिना दिया, हालांकि हरियाणा की जनता काफी जागरूक है, बावले बिल्कुल नहीं है, फैसला तो उन्हीं को करना है, लेकिन आप अपनी बात रखिए। रमन जी, देखिए नवजोत जी, पहला पहलू जो है, आज एक नरेंद्र मोदी जी की रैलियां हुई हैं, यहाँ एक हमारे राहुल जी की आज पहली रैली है। मैं दोनों की समानताएं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि वीरेंद्र भाई के और मेरे कहने से ज्यादा यहाँ के लोग खुद समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि डबल इंजन की सरकार थी, अपनी तो कोई उपलब्धियां गिनवाई नहीं। जो भाषण उनका 10 साल पहले था, आज उन्होंने वही भाषण दिया है। क्योंकि मैं स्पष्ट शब्दों में एक बात नवजोत जी कहना चाहता हूं, अगर इन्होंने 10 साल काम किया होता तो नरेंद्र मोदी जी उसका गुणगान करते हैं। ये लोग कहते हैं कि जमीन घोटाले, ये घोटाले, वो घोटाले। अरे भाई, आपकी हरियाणा में सरकार है, ऊपर आपकी सरकार है, तो आप जांच करके जो दोषी था उसको जेल में डालते। आज आप 10 साल राज करने के बाद यही दुखड़े रहोगे तो हरियाणा के लोग पोड़े ये सब चीजें देख रहे हैं। अब चौहान जी किसी को बोड़ा, किसी को बावड़ा, किसी को श्याणा कहेंगे, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात नवजोत जी, हम जो बात कह रहे हैं, हम पिछले 10 साल के आधार पे कह रहे हैं। आज जो हमने 2 लाख नौकरियों की बात की है, वो इस सरकार में खाली जो पड़े हुए पद हैं उनको भरने की बात की है। ये सरकार की नाकामी है। और इन्होंने कहा कि हमने नौकरियों का आंकड़ा जो डबल किया है। अरे भाई, इनके तो नौकरियों के जो एचपीएससी के जो सेक्रेटरी थे अनिल नागर, उनके घर के, उनके दफ्तर, उनके पास करोड़ों रुपए पकड़े गए, मुकदमा दर्ज हुआ, जांच का आज तक पता नहीं है, क्योंकि हमने बार बार उठाई। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को खुद नहीं पता वो हरियाणा में क्या क्या बोल के चले गए। उन्होंने कहा 24 फसलों पे हरियाणा में एमएसपी मिलती है। अरे भाई, 24 फसलें तो यहाँ पैदा ही नहीं होती। हरियाणा वाले मजाक और बना रहे हैं कि मोदी जी को ये भाषण किसने लिख के दे दिया। 24 फसलों पे मोदी जी ने ये कहा है कि एमएसपी हरियाणा में मिलती है। 24 फसलें तो यहाँ नवजोत जी पैदा ही नहीं होती। दूसरी बात, अब मैं उससे एक कदम आगे बढ़ता हूं। आज राहुल जी आए, हरियाणा की देवतुल्य जनता ने उनको सुना। उन्होंने साफ शब्दों में साफ सुथरी बात की कि भाई, हम किसान के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। क्योंकि जो 3 काले कानून ये सरकार लेके आई थी, किसानों ने डट के उसका विरोध किया, आंदोलन हुआ, 750 किसानों ने शहादत दी। अगर वो 3 काले कानून इतने ही सही थे तो फिर सरकार ने वापस क्यों लिए? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी, मैं भी उनका सम्मान करता हूं, वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब उनके 2 चेहरे दिखाई देंगे, वो झूठ बोलेंगे, तो लोग उनको दूसरी नजर से भी देखेंगे। उन्होंने कहा, किसान भाइयों आप वापस लौटो, आपकी सारी शर्तें मान ली गई है। तो आज भी किसान धरनों पे क्यों है, आंदोलन क्यों कर रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला। दूसरी बात, हमने कहा हरियाणा से, राहुल जी ने आज जो डंकी और मौत के रास्ते बच्चे विदेशों में जमीनें बेच के जा रहे हैं, वो नवजोत जी बड़ा गंभीर मुद्दा है। क्योंकि नशा गांव, शहर, कस्बों में चारों तरफ फैल चुका है। लोगों ने अपने बच्चों को जमीन बेच के बाहर भेजना एक मजबूरी का रास्ता रमन जी, चुना। यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है। पंजाब में भी नशा और बाहर जा रहे थे युवा, वहां भी आपकी सरकार रही, वहां ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए गए? वहां पर भी बेहद जरूरी था। आधा पंजाब बाहर जा चुका है, नशा वहां पर सबसे ज्यादा है। जब चुनावी बातें आती हैं तो हम चुनावी मुद्दे उन्हें बना लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हरियाणा में ये समस्या नहीं है और इस पे कदम नहीं उठाए जाने चाहिए, बिल्कुल उठाए जाने चाहिए। हमार खून पानी। देखियो, हरियाणा में हरियाणवी भाई का चले जाए, तेरे तो ज्यादा हरियाणवी आओ, मैंने बोलनी, रुक जा, तेरे से ज्यादा आती है मेरे को। आधा पंजाब खाली हो गया, मेरे को तेरे से ज्यादा आती है। ध्यान में नहीं आया भैया ने। मैम देखिए नवजोत जी, मैं आज तमीज आपको नहीं है एक क्या बात बात कहना करने की? चाहता क्या हूं। ये तू तोड़ा? नवजोत जी,
जी नवजोत जी, वीरेंद्र भाई, मैं कभी भी कैसे आपको नहीं मूर्खों को बुलाते हो टोकता। डिबेट आप में? आराम से बैठो और थोड़ा सा आप भी सुनो जब मैं आपको चलिए, सुनता आप हूं। दोनों ही क्यों- आराम से जवाब दीजिए, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन आप जल्दी से अपनी बात कहिए। रमन जी, ब्रेक से जाने से पहले 10 सेकंड में वीरेंद्र जी की भी बात सुननी जरूरी है, जल्दी से कहिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं नवजोत जी, हरियाणा किसान की भूमि है, युवा बेरोजगार है, और दूसरी बात, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी के नाम पे नगर निगम के दफ्तर भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके थे। पंजाब में नशे की जो शुरुआत हुई है वो शिरोमणि अकाली दल के राज से हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। और सत्य को स्वीकार करने में भी मुझे नहीं लगता कभी इंसान को चेहरा छुपाना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस के समय में वो देन विरासत में मिली, लेकिन अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने उस पे काम नहीं किया तो इतिहास गवाह है कि कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ क्या हुआ। ये जग जाहिर है। ये भी सच है कि हम सत्ता में नहीं लौट पाए, ये भी स्वीकार्य है। लेकिन मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को पंजाब में नशा विरासत में अकाली दल से मिला, और लेकिन जो मैं आज आपको मेन बात कहना जी। चाहता हूं, 10 साल से हरियाणा में भाजपा की सरकार है। हम बार बार ये मुद्दा उठाते रहे, हमने गवर्नर साहब को भी ज्ञापन दिए, हम बार बार कहते रहे कि हरियाणा में नशा पैर पसार रहा है, लेकिन कभी भी बीजेपी के चेहरे पे जू तक नहीं रेंगी। आज इनको ये पता है कि हम हरियाणा से अपना विश्वास जनता के बीच से खो चुके हैं, हम सत्ता में नहीं आ रहे। क्योंकि देखो नवजोत जी, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर 10 साल में हमने काम किया, हमने थर्मल प्लांट लगाए, हमने यूनिवर्सिटीज बनाई, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, अगर बीजेपी ने कुछ काम किया होता तो नरेंद्र मोदी जी गिनवा के जाते, क्योंकि सत्य बड़ा स्वीकार्य होता है। और दूसरा, जाते जाते वो ये बता के चले गए, वो किसान की बात तो करते रहे, लेकिन जो उनके चेहरे से और उनका जो भाषण का एक नजरिया था हरियाणा के किसान को लेकर, वो साफ दिखाई दिया कि हरियाणा में 24 फसलों पे एमएसपी देती है सरकार। अरे भाई, 24 तो यहाँ फसलें ही नहीं पैदा होती। चलो, उसके बाद चलिए, अब इतने जवाब वीरेंद्र जी से भी ले लेना एक बार। रमन जी, दोबारा आपको मौका मिलेगा, लेकिन सबको अगर इक्वल पार्टिसिपेशन मिलेगा तो सही है। मुझे वीरेंद्र अजयदीप लाठर के पास भी जाना है। जी कहिए वीरेंद्र चौहान। देखिए, अगर हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता सत्य को सचमुच स्वीकार करने वाले हैं तो आइए मिलकर इनको आईना दिखाते हैं। सत्य ये भी है मेरे मित्र कि जिस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की आप रट लगा रहे हैं, वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस के शासनकाल में आई थी। 10 साल और से कांग्रेस के बीच में नहीं मैं बता रहा हूं क्या किया। अरे मैं बता रहा हूं क्या किया। ये तरीका ठीक नहीं है भाई, मैंने चुपचाप भाई, अगर आप इतिहास में जाओगे तो इतिहास आपको हिम्मत तो सुनो। क्या ये तो बदतमीजी हो जाएगी ना छोटे भाई, सुनना चाहिए। वर्तमान पे आते हैं, इतिहास से निकलकर मैं वर्तमान पे हूँ भाई। जी रमन जी, एक मिनट कहिए वीरेंद्र चौहान। नवजोत, ये जो डिबेट वाली गुंडागर्दी है ना, प्लीज उसको रोकिए विनम्रता से। जी मैं ये कह रहा कहिए। हूँ, कांग्रेस के शासनकाल में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट को लागू करने के लिए सरदार मनमोहन सिंह जी ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया, एक कमेटी बनाई। उसके प्रधान थे हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको कुछ लोग रोहतक वाले भूपी भाई कहते हैं। उनके रहते हुए खूंटी पर टंगी रही, टांडी पर पड़ी रही एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को कमोबेश अधिकांश हिस्सों के उसको हमने लागू किया। तो जिन्होंने टांडी से उठा करके स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को, उसके अधिकांश हिस्सों को लागू किया, इतनी निर्लज्जता के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, इनके नेता कहते हैं कि एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे। अरे भाई, लागू करने वाले होंगे तम तो राज में बीच में नहीं मेरे भाई, रमन जी एक मिनट, उन्हें भी अपनी बात कंप्लीट कर लेने दो। कहिए। बारी में मैं बोला नहीं था। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति जब वो सत्ता में होता है तब वो क्या करता है, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन होना चाहिए। हम सत्ता में आए, हमने एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की। हम सत्ता में आए, हमने पारदर्शिता से इनसे दोगुनी नौकरियां दी। हम सत्ता में आए
तो हमने इन्होंने कहा हमने पावर प्लांट लगाए होंगे भाई, मैं इनकार नहीं करता, पर कांग्रेस के प्रवक्ता ये तो बता दें कि बिजली बना के क्या उसकी गठड़ी बांध के हुड्डा साहब के रोहतक निवास में रखते थे या 10 जनपद को दे देते थे? हरियाणा के मुट्ठी भर गांव को 24 घंटे बिजली मिलती थी। हरियाणा के गांव को शहरों की तरह 6000 गांव को 80% गांव को 24 घंटे जगमग किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अब ये सच भी स्वीकार कर लीजिए। अच्छा वीरेंद्र चौहान, इसी के बीच मेरा एक सवाल है कि डंकी और नशे वाली बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता जब आप इतना स्वीकार कर रहे हैं, उस पर भी आते हैं। मैं उत्तर देता हूं। हरियाणा से नौजवानों के पलायन नौकरी के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या कहीं भी जाने का जो ट्रेंड है वो हरियाणा से पहले पंजाब में था और हमसे कहीं ज्यादा था। हाँ, आज भी है। हाँ, और उस पंजाब में हमसे ज्यादा समय हम तो वहां अकालियों के साथ पार्टनरशिप में रहे। ये तो शुद्धतया वहां सरकार चला रहे थे। ये कैसे कह सकते हैं कि वो जो ट्रेंड है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? अगर हम जिम्मेदार हैं तो फिर कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार है। हरियाणा पंजाब में घना सा फर्क को नहीं, राज आपका जब वहां था, अगर आप उस ट्रेंड को नहीं रोक पाए तो भाई उसी पर हमारे पर सवाल आप कैसा खड़ा कर सकते हैं? आपका खून तो खून और हमारे वाला पानी। चलिए आज की बात कर लें। आज तो मैनिफेस्टो में कह रहे हैं हम वहां तो एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। कांग्रेस प्रीवियस। वीरेंद्र चौहान जी एक मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए, जवाब आपको देना ही है, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। कांग्रेस भी पुरानी सरकारों पर जिम्मेदारी डाल रही है, आप भी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लेकिन आज तो मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि नशे पे रोक लगेगी, हम रोजगार बढ़ाएंगे। तो आज की बात कर लेते हैं, कैसे लगेगी? मैं आज की बात करता हूं। हमने 10 साल में हरियाणा में नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ठोस उपाय किए। नशे के तस्करों की संपत्तियां कुर्क की, उनको कारागार में डाला। ये रोज चलने वाली लड़ाई है। इस लड़ाई को और तेज करेंगे और नशेड़ियों को ठोकेंगे। मैं इसी तरह कह रहा हूं कि हमने इनकी तुलना में 2 गुने रोजगार दिए, कच्चे कर्मचारियों की नौकरियां सुरक्षित की रिटायरमेंट तक, और हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे तो और अधिक रोजगार देंगे। ये अगर सरकार में आए तो ये क्या करेंगे? इनके विधायकों ने कह दिया, इनके कैंडिडेट्स ने कह दिया, इन्होंने कहा हम अपने रिश्तेदारों को खुश करेंगे, अपने परिवार भरेंगे, नौकरियां भी ये बेचेंगे सरेआम। मैं नहीं कह रहा, इनके कैंडिडेट कह रहे हैं, फरीदाबाद के, असंध के। तो हरियाणा खरीद फरोख्त करने वालों को, बिकने वालों और बेचने वालों को अपना भविष्य कदाचित सौंपने वाला नहीं है। इसीलिए कहता हूं कांग्रेस सत्ता में आने का सपना तो देख सकती है, लेकिन ये सपना हकीकत के जरा सा भी ये सत्ता में आने का सपना तो सभी राजनीतिक दल देख रहे हैं। अब किसका सपना हरियाणा की जनता पूरा करेगी वो तो आने वाला भविष्य बताएगा। वीरेंद्र चौहान एक मिनट। अजयदीप लाठर जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं की बात भी सुनी, आपने बड़ी रैलियां भी दोनों बड़े नेताओं की देखी हैं। मौजूदा राजनीतिक समीकरण पर क्या कहेंगे आप? किन मुद्दों को हावी होते हुए देख रहे हैं? क्या नशा, रोजगार और दलित ये एक बड़ा मुद्दा है? क्योंकि उसके बाद मुझे एक टिप्पणी, क्या ऑल इज वेल इन कांग्रेस, उस पर भी चाहिए। चलिए अजयदीप लाठर। देखिए नवजोत जी, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुद्दे तो हावी रहेंगे और मुद्दे हावी भी है। हाँ। और मुद्दे अगर नहीं होते तो राहुल गांधी मुद्दों को टच नहीं करते। और बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी बिल्कुल मुद्दा है। किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का जरूरी मुद्दा है। बैकवर्ड क्लास का जो है, उनके जो छात्रवृत्ति में जो कमी की गई वो भी एक कहीं ना कहीं पढ़े लिखे जो उस वर्ग के लोग हैं उसके अंदर मुद्दा है। दलित बच्चों की प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के मामले, मतलब मुद्दे हैं। अनदेखी के भी मुद्दे हैं और मुद्दे भी हैं। और जो पंजाब के साथ लगती हरियाणा की पूरी बेल्ट है, चाहे वो अंबाला की है, सिरसा की है, कैथल की है, उस तमाम बेल्ट में नशा भी एक बड़ा मुद्दा है। तो ये चीजें तो है ना, ये लगातार पिछले 10 साल में लोगों को याद कराई गई है, बार बार उन्हें याद हुई है। और वीरेंद्र भाई भले ही कह रहे हैं कि देखिए कर्मचारियों को खुश रखा है, उनको गारंटी भी दी है, लेकिन जब जब आंदोलन किए, लोगों ने मांगे उठाई तो उनके ऊपर लाठियां भी चली हैं। तो मतलब वो चीजें जो है ना, वो चुनाव में उन्हें फिर से याद कराई जा रही है कि आपके साथ साथ पिछले 10 साल में कब कब क्या क्या कैसे कैसे गलत
हुआ। और विपक्ष का काम भी वो सारी चीजें रिमाइंड कराना है, याद दिलाना है, ताकि वो लोग अपने वोट का प्रयोग जो है करते वक्त दिमाग में सोचें कि उन्हें क्या करना है। तो ये विपक्ष का काम है, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने असंध में भी और बरवाला में भी दोनों जगह उसी लाइन पे चले वो, और उन्होंने उन्हीं चीजों को उठाया जो हरियाणा के जनमानस को अजयदीप लाठर, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, क्या ऑल इज वेल इन हरियाणा कांग्रेस? भले ही आज कुमारी शैलजा काफी दिनों के बाद, 10-12 दिनों के बाद स्टेज पर, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि वो राहुल गांधी के साथ स्टेज पर दिखेंगी, और वही हुआ। ये तस्वीर भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा, दूसरी तरफ शैलजा। लेकिन ये नजदीकियों में जो दूरियां नजर आती हैं वो दिख रही हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये नजदीकियों में दूरियों का शब्द इस्तेमाल कर रही हूं मैं। अजयदीप लाठर, रमन सिंह के पास भी इस पर रिएक्शन लेंगे, लेकिन आपसे जल्दी से। नवजोत जी, नो, ऑल इज नॉट वेल इन कांग्रेस। हाँ, बिल्कुल भी सब कुछ सही नहीं है। असंध में शैलजा जी ने रैली अटेंड की बाकायदा, लेकिन बरवाला की रैली में वो नहीं गए। हालांकि उनका ये कहना है कि उनका परिशेड्यूल कार्यक्रम था, और वो बरवाला से 20 किलोमीटर दूर जहां राहुल गांधी मौजूद थे, उस रैली में वहां मौजूद थी। अब ये जो चीजें है ना, ये चीजें कहीं ना कहीं आगे चल के अगर बढ़ी, तो फिर वो जो दलित वोट को जो बीजेपी ने साधने की कोशिश की, और एक कांग्रेस से वो नाराज हुआ, शैलजा जी की चुप्पी भी रही, तो वो कहीं ना कहीं सिरे चढ़ जाएंगी चीजें। बीजेपी अगर उनको सिरे चढ़ाने में कामयाब हुई, तो निश्चित तौर पे वो कांग्रेस को इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में एक बड़ा नुकसान होगा, और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। इसलिए मैं तो फिर कहता हूं, नो, ऑल इज नॉट वेल इन कांग्रेस। चलिए रमन जी से जान लेते हैं, ऑल इज वेल इन हरियाणा कांग्रेस, या फिर जो अजयदीप लाठर कह रहे हैं, नॉट ऑल इज वेल इन हरियाणा कांग्रेस? ये जो नजदीकियों में दूरियां दिख रही हैं रमन जी, बहुत दिनों से इस पर चर्चा भी हो रही थी और विपक्ष भी इस पर हमलावर हो रहा था। बीजेपी ने तो खुले तौर पे न्योता दिया था शैलजा को भाजपा में आने का। रमन जी, देखिए, मैं अजय लाठर जी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं जी। ठीक है, उनके अपने विचार हैं, उन्होंने रखे, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते बड़े जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हाँ, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान उदयभान जी, बहन कुमारी शैलजा जी, और हमारे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, और तमाम लीडर एक पटल पर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और शैलजा जी के लिए जो एक मीडिया में परसेप्शन बनाया गया था, और जो चीजें बार बार दिखाई गई थी, स्वयं शैलजा बहन ने आके उस बात को, बहन जी ने कहा कि मैं मर सकती हूं लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ सकती। उसके बाद तो मुझे लगता है कुछ कहने को बचता नहीं, उसके बाद उन्होंने, रमन जी एक सेकंड, मेरा सवाल है, साथ ही ले लीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद उन्होंने साथ भी एक दो चीजें कही थी। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ये मानती हूं कि पिछले 10 सालों से संगठन नहीं है, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जो एक बड़ा चैलेंज है। ये बात भी उन्होंने कही थी। देखिए नवजोत जी, अगर रमन सिंह पार्टी का स्पोक पर्सन यहाँ बैठा है तो वो संगठन की देन है। हमारे पास संगठन है, इसमें पीसीसी की हमारी पूरी बॉडी है, हमारे यहाँ पर डेलीगेशंस हैं, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के हमारे पदाधिकारी हैं, तमाम हमारे। ये मैं मानता हूं कि हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ पदों की नियुक्ति ना हो पाई हो, लेकिन संगठन की बात है तो संगठन की देन ही रमन सिंह है कि आज प्रवक्ता होने के नाते आपके सामने बैठा है। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने बीजेपी देख रही है, उनको वो राज किस उससे बनाएंगे? उनके तमाम लीडर तो पार्टी छोड़ के कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं। और जहां तक इन्होंने बात करी कि बहन कुमारी शैलजा जी को लेके या और तमाम, क्या ये भूल गए कि जो इनके ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, उसको ओबीसी से, करनाल से करणदेव कंबोज जी ने, जो इनके अध्यक्ष थे, हाथ मिलाने से मना कर दिया। कविता जैन जी जो पूर्व में मंत्री थी अग्रवाल समाज से, वो नाता रखते हैं, उनके आंसू नहीं दिखाई दिए। वाल्मीकि थे जो इनके विशंबर वाल्मीकि जी भवानी खेड़ा से, क्या वो वाल्मीकि जी रोते हुए नहीं दिखाई दिए? और हद तो तब हो गई जब रामविलास शर्मा जी ने आके खुद आंसू बहाए। तो जब इनके घर में इस तरह का माहौल हो रखा है, ये सिर्फ उन बातों से ध्यान भटकाने के लिए नवजोत जी इधर उधर की बात करते हैं। आज पूरी कांग्रेस एक पटल पे राहुल गांधी जी के साथ मंच पर दिखाई दी। और मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, हरियाणा की 3.25 करोड़ आवाम है लगभग, उन्होंने मन बना लिया है
कि कांग्रेस की सरकार हमने बनानी है, क्योंकि 10 साल से यहाँ जाति ठीक है। धर्म का जहर घोला गया। ठीक है यहाँ रमन पे जी। बार बार हरियाणा को जलाया ओके। गया, हरियाणा में नशा फैला, हरियाणा में गुंडागर्दी का आलम ये है ठीक कि है किसी रमन को जी। गोली मार देता है। वीरेंद्र चौहान 30 सेकंड में अपनी बात कहिएगा क्योंकि वक्त की कमी है, प्लीज। थोड़ा वीरेंद्र बहुत चौहान। मनोविज्ञान हम तीनों ने, चारों ने पढ़ा हुआ है, और मनोविज्ञान का एक नियम है कि अगर जो मरीज है या जो संकट में है कोई व्यक्ति, वो अब हेलो, क्या आप जी। मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, ऑडियो मिल बिल्कुल, रहे हैं? बिल्कुल। नवजोत जी, पूरी आवाज आ मैं रही ये है कह रहा हूं, भाई, आपकी पूरी ये आवाज आ रही है। हाँ हाँ हाँ, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। कोई मरीज तभी दुरुस्त हो सकता है या ठीक हो सकता है या किया जा सकता है जब वो ये मान ले कि मुझे कोई समस्या है, कोई बीमारी है, कोई संकट में हो। तो कांग्रेस पार्टी तो मरीज है जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसके नहीं है, 10 ज्यादा से नहीं है। मैं लगातार पत्रकारिता में रहा हूं और पत्रकारिता को छुए हुए, पत्रकारिता को पढ़ाते हुए अनेक वर्ष हो गए। भाई साहब, मुझे याद ही नहीं आ, अजयदीप जी को भी याद नहीं आ रहा होगा, जब किसी जिले के किसी कांग्रेस अध्यक्ष के नाम के साथ लाओ, करनाल के जिला अध्यक्ष फलाने से, रेवा के अध्यक्ष फलाने से। अरे भाई, जिस पार्टी के पास जिला अध्यक्ष नहीं, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं, और 1 2 दिन, 2 महीने, 4 महीने या 4 साल से नहीं जी। 10 साल से ज्यादा समय से नहीं। ठीक है वीरेंद्र उस पार्टी का चौहान, प्रवक्ता आपकी कहे कि हमारे पास साउंड संगठन है। आपकी साउंड भी ब्रेक हो रही है, माफी चाहूंगी। अजयदीप लाठर, समअप किस तरह से करेंगे 10 सेकंड में? अजयदीप लाठर सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की बात प्रवक्ताओं ने की, सपनों की बात, सत्ता को पाने के सपनों की बात की, लेकिन ये सपना किसका हकीकत में बदलेगा, ये तो हरियाणा की जनता ही तय करेगी। फिलहाल वक्त बहुत कम बचा है, 5 तारीख में जिस दिन वोट पड़ने हैं, तो थोड़ा सा इंतजार तो सभी को करना होगा। लेकिन हम आज के लिए लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।